नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज देश देशांतर में चर्चा का विषय है ग्राम न्यायालय, राज्य और चुनौतियां। इस विषय पर बात करने की वजह है ग्राम न्यायालय का गठन नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार। कोर्ट ने जवाब नहीं देने पर जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 महीने में ग्राम न्यायालय का गठन और नोटिफाई करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि संसद ने साल 2008 में ये कानून पारित किया था, जिसमें जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय बनाने का प्रावधान था, ताकि ग्रामीण आबादी के लोगों को उन्हीं के दरवाजे पर जल्द से जल्द न्याय मिल सके। लेकिन ये ठीक तरह से लागू नहीं हो पाया। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राम न्यायालय का गठन करने में ये विलंब क्यों है। साथ ही जानने का प्रयास होगा कि ग्राम न्यायालय को स्थापित करने में राज्यों की भूमिका क्या है और उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों को खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ पी.के. मल्होत्रा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव कानून और न्याय मंत्रालय। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर स्वागत है आपका। गंगाराम अलोरिया हमारे साथ हैं, जो पूर्व मुख्य सचिव गुजरात हैं। सर स्वागत है आपका। और श्याम सुमन जी भी जुड़ रहे हैं, विधि संवाददाता हिंदुस्तान से। सर स्वागत है आपका। सबसे पहले मल्होत्रा जी से शुरुआत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है इस विलंब को अगर हम समझें, उस विलंब से पहले अगर हम ग्राम न्यायालय को समझें, बेसिकली ग्राम न्यायालय है क्या सर, और कितना प्रासंगिक है आज की स्थिति में? उपाध्याय जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जब केंद्र में पार्लियामेंट एक कानून बनाती है, जो कानून जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक आम व्यक्ति उसके द्वार तक न्यायालय पहुंचाने के लिए एक पार्लियामेंट कानून बनाती है, तो स्टेट्स उसको लागू करने में किसी न किसी कारण से पीछे रही हैं। ये कानून 2008 में बनाया गया और 2 अक्टूबर 2009 से ये कानून लागू किया गया और उसके लिए केंद्र ने पहले 3 वर्ष में जो एक्सपेंसेस थे वो भी स्टेट्स को दिए। अब ग्राम न्यायालय क्या है, आपने ये कहा, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका आधार जो है 1986 में लॉ कमीशन की 114वीं रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि हमारे देश के अंदर जो पंचायत है, पंचायत व्यवस्था जो काम कर रही है, पंचायत व्यवस्था की कोई लीगल बेसिस नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ, उसके बाहर आता है। हालांकि ये पंचायत व्यवस्था बहुत समय से चली आ रही है और सक्सेसफुल काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो संविधान के दायरे में नहीं आती है, उसको लीगल बैकिंग देने के लिए ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की गई। और ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था क्या है, कोई एडिशनल कोर्ट क्रिएट नहीं किए गए। अच्छा। ये कहा गया कि जो लोएस्ट लेवल का कोर्ट है, जिसको हम मजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो ग्राम में जाकर के मोबाइल कोर्ट को होल्ड करेगी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने उस कोर्ट की पावर कोई वापस ले लिया, कोई नया कोर्ट क्रिएट किया है। वो गांव में जाकर के फंक्शन करेगी और इस कोर्ट को जो है स्पेशल पावर इस एक्ट के अंदर दिए गए। वो पावर क्या थे कि आपके जो शेड्यूल दिए गए उसको क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस जो कम वैल्यू के हैं वो वहीं पर डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार दिया गया, ताकि जो गांव का लिटिगेंट है जिसके छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं उसको अपने गांव से ट्रेवल करके शहर तक, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ना आना पड़े। मोबाइल कोर्ट वहाँ जाएगी, वहाँ लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिसर भी रहेंगे, पुलिस के ऑफिसर भी रहेंगे, वकील लोग भी रहेंगे और जो नोटरी हैं या ओथ कमिश्नर हैं वो भी रहेंगे, ताकि मजिस्ट्रेट उसका न्याय जो वहीं पर कर सके। और उसमें इस चीज़ की व्यवस्था की गई कि मजिस्ट्रेट जो है वो सिविल केसेस का भी निपटारा करेगा और क्रिमिनल केसेस का भी निपटारा करेगा जो शेड्यूल में दिए गए हैं। शुरू में जब तक केंद्रीय सरकार ने पैसे दिए तो कुछ एक स्टेट्स ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की, और इनकी जो स्थापना होनी थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट करना था, जुडिशियल ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करना था। और जुडिशियल ऑफिसर्स जाकर के वो सीपीसी के और सीआरपीसी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वो उसको सुलभ न्यायालय और तुरंत न्याय की बात ठीक है। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन गंगाराम अलोरिया साहब, असल में जिन स्टेट्स को फटकार लगाई उसमें से गुजरात भी है। सर, आखिर ऐसे मेजर इश्यूज कौन से हैं, ऐसी मेजर चुनौतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से ग्राम न्यायालय एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहे? देखिए, मेरे पूर्व वक्ता ने जो लीगल फ्रेमवर्क बताया इस कानून का,
अब सवाल इसमें 3-4 इश्यू खड़े हो रखे हैं कि एक जो है प्रशासनिक व्यवस्था है, दूसरी जो है जो डेलीगेशन होना चाहिए राज्यों की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से। इन्होंने 3 अनुसूचियां बनाई हुई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शेड्यूल बनाए हुए हैं जी। तो कुछ केंद्र सरकार ने नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के अभी भी नोटिफिकेशन बाकी है। तीसरी जो बात है वो राज्यों की तरफ से कौन से अधिकार इनको डेलीगेट किए जाएंगे, ये एक फ्रेमवर्क हो गया। अभी जो सिस्टम चल रहा फॉर्मल, जिसको कोर्ट्स की हमारे जो जुडिशियल व्यवस्था है, 73 में ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी हुआ। अगर आपको याद होगा तो पहले रेवेन्यू ऑफिसर्स भी कुछ केस चलाया करते थे, लेकिन 73 के बाद में टोटल सेपरेशन हो गया, एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर और कुछ मैजिस्ट्रियल पावर्स आर लेफ्ट विद एसडीएम या डीएम के पास में, बाकी सब जुडिशियल ऑफिसर के पास चला गया। इसमें जो प्रोविजन है कि जो न्यायाधिकारी अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के परामर्श से, तो एक न्यायाधिकारी के अपॉइंटमेंट की एक व्यवस्था है, साथ में सबऑर्डिनेट स्टाफ की व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं जो प्रैक्टिकल अनुभव है जी कि हर एक कोर्ट में क्रिमिनल केसेज में पर्टिकुलरली एपीपी होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कई जगह इवन हमारे जो रेगुलर कोर्ट्स में एपीपी की व्यवस्था अभी तक नहीं है जी। तो उसको स्ट्रेच करके और वहां तक ले जाना एक दूसरी जो चैलेंज हम कह सकते हैं। तीसरा एक जो चैलेंज आएगा कि लोगों को भी हमें इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा कि ये जो न्याय की जो व्यवस्था है ये लोग वहीं अपने घर आंगन में अपना व्यवस्था ले लेंगे। वो एक समझ जिसको कहते हैं ना कि प्रचार और प्रसार भी हमें करना पड़ेगा। एक ये है कि ज्यूरिसडिक्शन का एक इशू खड़ा होगा कि किस कोर्ट की कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आएगी राज्य सरकार और हाई कोर्ट के थ्रू। तो इसमें मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार अगर उनकी पॉलिटिकल विल है, दृढ़ निश्चय शक्ति है, तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रोसेस में लगभग 5 से 6 महीने लग सकते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है। और ये करना ही चाहिए, ये बहुत सालों से इसकी चर्चा हो रही है। मुझे जहां तक मालूम है हमारे गुजरात पंचायत अधिनियम में न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन अब इसको लॉ के द्वारा फॉर्मली इसको स्ट्रक्चर दे दिया गया है, कानूनी जो अमली जामा पहना दिया गया है। तो सर आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना भी बहुत जरूरी है स्टेट लेवल पे कम से कम। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर सतीश, असल में 2008 में एक कानून का बनना, लेकिन इतने साल बाद भी उसका इंप्लीमेंट ना हो पाना, कोर्ट का इंटरवीन करना, कोर्ट का फटकार लगाना, इवन फाइन लगा देना, सर इस उदासीनता के पीछे क्या वजह दिखाई देती है? देखिए, जो ये ग्राम न्यायालय की बात है, ये तो एंशिएंट पीरियड से ही है, जहाँ पंच परमेश्वर होते थे और अपना डिसाइड करते थे। उसके बाद जो था आपका तमिलनाडु विलेज कोर्ट 1888 वाज देयर, तो वो पास हुआ। उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, पार्टीशन के बाद तो फिर यही एक्ट आया, 2008 का ही एक्ट आया, जिसके अंदर इन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन करने की बात की है कि इनएक्सपेंसिव डोर स्टेप पर मिलेगा आपको जस्टिस और क्विक जस्टिस मिलेगा। और जैसा मल्होत्रा साहब ने बताया भी था कि सीआरपीसी एंड सीपीसी और एविडेंस एक्ट, ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है कि उस पर लागू हों, तो उस पर बेस्ड क्या होगा, नेचुरल जस्टिस पर ही होगा। आपका आज की तारीख में अगर एक भी कोई मजदूर या कोई भी छोटा दुकानदार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है तो उसके पूरे दिन की दिहाड़ी खत्म हो जाती है। तो पर्पज़ ये था कि उसको सुलभ न्याय डोर स्टेप पर ही मिल जाए, और 5000 कोर्ट्स बनाने की व्यवस्था इसके अंदर की गई थी, जिसमें से आज तक सिर्फ 208 कोर्ट एस्टेब्लिश हुए हैं विलेजेस के, और वो भी 9 स्टेट्स के अंदर, कुल 9 स्टेट्स के अंदर हुए हैं। अब ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, इसके लिए कई कारण हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ तो फाइनेंस की है। जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी इस एक्ट के पहले, जो उसको क्या था, उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट है, आपकी व्हीकल्स हैं, स्टाफ है, सैलरीज हैं, तो ये 1 करोड़ रुपया खर्च के उन्होंने एस्टिमेट किया था। और उन्होंने कहा था कि इसके अंदर जो है 21 पर्सन्स का स्टाफ होगा, जो उनकी अपनी रिपोर्ट के अंदर है। तो ये इन्होंने बताया, लेकिन इसको स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो फाइनेंस कॉन्स्टेंट्स इज देयर। क्यों, अगर एक स्टेट के पास भी देखा जाए इतने सारे विलेजेस हैं
कि अगर उसके अंदर 1 करोड़ के हिसाब से भी वो खर्च करें, उस टाइम में 1 करोड़ उन्होंने एस्टिमेट किया था, आज तो ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, बात है। तो इतना पैसा है नहीं स्टेट के पास, तो इसलिए वो भी अपना उदासीन ही रहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो कहते हैं कि भाई इनइफेक्टिव है और ये नहीं चल पाता है, तो ये है। दूसरा, एडवोकेट जो हैं, जो आर्गू करते हैं, वो विलेज में जाना नहीं चाहते। अच्छा, वो सब अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह से आते हैं केसेस, तो वहाँ वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। विलेज में जाकर तो उसको उसी विलेज के ही करने हैं या नियर बाई विलेज का ही करना है, तो दे आर नॉट विलिंग टू गो टू द विलेजेस। ठीक है। एडवोकेट्स का रिलेक्टेंसी है। दूसरा ये है कि जो पुलिस है वो भी नहीं चाहती कि भाई हेडक्वार्टर हम वहाँ जाएं और सारा का सारा APP वगैरह जो अभी बताया गया कि उनको भी ले जाएं, तो उसमें भी उनकी कोई विलिंगनेस नहीं है कि वो वहाँ जाया जाए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, जुडिशल ऑफिसर प्रेजेंट कैडर जो हमारा है लोअर जुडिशरी का, उसमें ऑफिसर जाने को तैयार ही नहीं है गाँव में, क्यों? वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है, वो क्यों जाएगा? वो अपने डिस्ट्रिक्ट में उसको क्वार्टर मिला है, अपना डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, वैरायटी वर्क है, कुलीग्स हैं उसके, वहाँ तो आइसोलेशन में रहेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा कीन नहीं है। अगर उसको पोस्ट भी किया जाता है तो इज ए पनिशमेंट पोस्टिंग फॉर हिम, तो वो भी थोड़ा अवॉइड करते हैं कि इसको हम ना करें इसको, और इसको क्या किया जाए। एनदर, अगर आप वहाँ कोई एफिडेविट अटेस्ट कराना चाहते हैं तो स्टाम्प वेंडर भी चाहिए, नोटरीज भी चाहिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने देना, तो मजिस्ट्रेट तो खुद अटेस्ट नहीं करेगा, दो ही फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो मिनिमम है, लेकिन वो अपने आप तो खुद नहीं करेगा। तो ये सारा का उसके ये कारण हो सकते हैं मेन कि जिसमें वो करें। दूसरा ये है कि कई बार मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, वो वहाँ अवेलेबल नहीं होंगे, क्यों? वो बायस होंगे। हालांकि उसके अंदर दिया है एक्ट के अंदर कि 6 महीने के अंदर केस डिस्पोजल करना है। 6 महीने, हाँ, लेकिन इसके अंदर इतने सारे ऑब्स्टिकल्स होने के बाद तो 6 महीने के अंदर तो केस डिस्पोजल करना जरा मुश्किल होगा थोड़ा। और जैसे मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी इज मस्ट वहाँ जाने के लिए। हर गाँव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत ही दूर में बड़ी है। वजह हो सकती है जो उदासीनता है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बहुत से गाँवों के अंदर, तो वहां पर ये हमारा काम जुडिशरी का जो है वो नहीं होता, क्यों? उसको इमीडिएटली जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही बात करनी है, हाई कोर्ट से ही बात करनी पड़ सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज से ही बात करनी पड़ सकती है, तो वहाँ इंटरनेट ही नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसीलिए जो है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं किया गया। स्टाफ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, ऑफिस इक्विपमेंट्स, सेफ्टी नहीं है, तो ये सारी चीजें देखते हुए। ठीक है। तो श्याम सर, एक खाका तो असल में बहुत अच्छा खींचा गया, जिस खाके को देखकर ये उम्मीद की जा रही थी कम से कम जो ग्रामीण आबादी के लोग हैं उनको सुलभ न्याय मिलेगा और समय पे न्याय मिलेगा, और जो बाकी कोर्ट्स हैं उनका बोझ कम हो जाएगा। लेकिन जितनी वजह गिनाई जा रही हैं, तो क्या सर इतनी वजहों पे होमवर्क करना रह गया, या ये बातें सोची ही नहीं गई? 2008 से आज हम 2020 में आ गए हैं, जो आंकड़ा हमारे पास है वो तो ये कहता है काम हुआ ही नहीं, ना के बराबर है। तो सर होमवर्क में कहीं लैकिंग हो गई क्या? नहीं, देखिए, मैं चंद्रा साहब की बात से सहमत नहीं हूँ, पहली बात, क्योंकि ये जो कानून जब लाया गया था इसके लिए प्रॉपर बाकायदा स्टडी की गई थी, मैं उसका गवाह हूँ, मेरे सामने ये कानून बना है, मैं लॉ मिनिस्ट्री भी कवर करता रहा हूँ शुरू में। तो ये चंद्रा साहब कह रहे हैं कि साहब इस तरह की कमियाँ थी, ये कमियाँ तो हमेशा हैं, आज भी हैं, और ये कमियों के अलावा जो मैं एक चीज़ अंडरलाइन करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, कोई भी न्यायालय जब स्थापित होता है तो उसमें हाई कोर्ट से कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें भी यही है कि हाई कोर्ट से कंसल्टेशन किया जाएगा। अब बार बार आप ये सुनते होंगे कि साहब डॉकेट एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब बहुत सारे मुकदमे का बोझ है, 3.5 करोड़ मुकदमे हमारे कोर्टों में पेंडिंग है, जिसमें 2.5 करोड़ मुकदमे लोअर कोर्ट्स में हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब 2.5 करोड़ मुकदमों का बोझ आपके ऊपर है, हाई कोर्ट उस चीज़ को लेकर अवेयर है, लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट ने अपना प्रेशर स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर एक्सर्ट नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात अभी अगले जब हियरिंग आएगी तो उसमें ये बात उठेगी कि हाई कोर्ट क्यों उदासीन रहे इस दौरान। हाई कोर्ट बाकायदा उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को मोबिलाइज करने के लिए बिल्कुल उनको शक्ति है, स्टेट को वो कहें तो कर सकते हैं वो। तो जो चंद्रा साहब कह रहे हैं कि वो जाने को तैयार नहीं है, सारी परेशानियां हैं, ये परेशानियां रहेंगी, लेकिन आपको इस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना, आप इस्टेब्लिश कीजिए पहले, लेकिन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक तरफ से पुलिस का थोड़ा सा इसमें एक गलती जो थोड़ी सी ज़रूर ये है कि पुलिस जो केसेज होते हैं गांव के छोटे मोटे केस, जैसे आपस में मारपीट, चोरी, थोड़ा बहुत पानी का इधर उधर कुछ विवाद, उन केसों को पुलिस जो है उन न्यायालयों में कमिट नहीं करती जहां पे न्यायालय अभी बने हुए हैं। मेरी जानकारी में जो न्यायालय जो ना उत्तर प्रदेश में ही जो ना 113 ग्राम न्यायालय हैं बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जो वहाँ पे जो कमिटल ऑफ केस है वो बिल्कुल आप देखेंगे तो लगभग 0 है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि गांव में उसको आदमी को लेके जाए। उन्हें लगता है कि कल को अगर मान लीजिए यहाँ निपटारा नहीं हो तो आना पड़ेगा सेशन कोर्ट में ही, क्योंकि वहाँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, इसमें 2 साल या उससे कम की सजा वाले केसों का ट्रायल होता है। तो एक ये भी एक समस्या है कि पुलिस को उसके बारे में थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा कि आप केस वहाँ पे जो छोटे केस हैं आप उनको वहीं पे कीजिए। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा कि 3.5 करोड़ पेंडिंग केस होने के बावजूद
अगर उसमें अदालत की तरफ से अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आएगा फिर उसके बाद ही लोग सब जागेंगे, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, वाकई इतना लंबा समय अपने आप में कई सवाल खड़े और करता है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि ये सब चीज होने के बावजूद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोअर जुडिशरी में है, जो लोअर जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो जुडिशरी होती है, उस जुडिशरी में 5000 से ज्यादा पद खाली है। वो 5000 से ज्यादा पद खाली आज वो बने हुए हैं बाकायदा। मल्होत्रा साहब उस बात को कंफर्म करेंगे। वो उसके पीछे कौन है वो मल्होत्रा साहब भी बता सकते हैं कि हाई कोर्ट उसके पीछे है। अगर हाई कोर्ट जब तक भर्ती का जो लोअर जुडिशरी में पूरी भर्ती है वो हाई कोर्ट्स करते हैं, ठीक है, सरकार का उसमें कहीं कोई रोल नहीं है। इसी प्रकार ग्राम न्यायालय भी अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस्टेब्लिश हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्होत्रा साहब 5000 ग्राम न्यायालय का टारगेट, लेकिन 320 अधिसूचित किए जाते हैं और मात्र 204 ग्राम न्यायालय बन पाते हैं। सर, ये जो फिगर हमें समझ में आती है, इसके हिसाब से तो काम करने की जरूरत क्या बहुत जरूरत है, और अभी काम हुआ ही नहीं है। इस हिसाब से तो बहुत पीछे हम तो। उपाध्याय जी, उसके लिए मैं आगे दोबारा से उसी बात पर आ जाऊंगी कि राज्य सरकारों की जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है जी, वो पॉलिटिकल विल कहीं ना कहीं लैग करती है। जितनी भी दुविधाएं बताई गई हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, अगर उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच में रहता है, और अगर स्टेट्स को किसी तरह से किसी फाइनेंसिस की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ सेंटर इसके लिए कभी भी मना नहीं करेगा। क्योंकि इनको इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि उस समय मैं भी मंत्रालय में था, मुझे याद है कि कहा गया कि पहले 3 साल तक इसका पूरा फाइनेंस जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेट्स इसको टेक ओवर करेंगे और स्टेट्स इसके लिए प्रावधान करेंगी। क्योंकि लोअर जुडिशरी के लिए प्रावधान कौन करता है? स्टेट ही करती है। और आप जो ये जुडिशरी बना रहे हैं, ग्राम न्यायालय बना रहे हैं, ग्राम न्यायालय कोई एडिशनल कोर्ट नहीं है, वही मजिस्ट्रेट की कोर्ट, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास न्यायाधिकारी के रूप में दूसरी जगह पे अपना हेडक्वार्टर छोड़ के वो गांव में जाएगा और गांव में कार्य करेगा। उसमें 2 तरीके हो सकते हैं। अगर गांव में आप व्यवस्था कर सकते हैं तो आप ऑफिस बना सकते हैं, अगर नहीं है तो एक मोबाइल वैन की व्यवस्था की जा सकती है। जो मोबाइल वैन वहाँ जाएगी, और जो मोबाइल वैन जाती है, अगर वो इच्छा शक्ति हो तो लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, लीगल सर्विस अथॉरिटी के वकील उस मजिस्ट्रेट के साथ जा सकते हैं, वो इस व्यवस्था को कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि अगर इच्छा शक्ति हो सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो इन कार्यों को क्यों प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आप कोई एडिशनल पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। और जहां तक सुविधा का सवाल है, मैं समझता हूं वही मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डर न्यायाधिकारी द्वारा पास किया जाएगा उसकी अपील कहां लाई करेगी। जैसे नॉर्मल कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील सिविल मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाती है, क्रिमिनल मैटर में सेशन जज के पास जाती है। उसी तरह न्यायाधिकारी जो डिसीजन देगा उसके अगेंस्ट भी अपील सेशन कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी। तो आप कोई एडिशनल कोर्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जो लिटिगेंट के घर के नजदीक है, उसको सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। और उस सुविधा के लिए मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जस्टिस चंद्रा ने कहा कि यस, वकील जो हैं जाना नहीं चाहते, नोटरी वहाँ जाना नहीं चाहते, तो क्या हम इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं कि हम उनको फोर्स करें कि वो वहाँ जाएं? आप अगर किसी को नोटरी का सर्टिफिकेट देते हैं, आप एक उससे अंडरटेकिंग क्यों नहीं लेते कि वो गांव न्यायालय के लिए भी, ग्राम न्यायालय के लिए भी काम करेगा। अगर एक आप वकील को रजिस्टर करते हैं, जैसे डॉक्टरों के लिए कंपलसरी होता है कि वो जाकर के रूरल पोस्टिंग करेंगे, ऐसे वकीलों के लिए भी कंपलसरी क्यों नहीं किया जा सकता कि 6 महीने के अंदर कम से कम 10 या 20 मामले जो हैं वो ग्राम न्यायालयों में जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह की व्यवस्था करने में मुझे कोई दुविधा नजर नहीं आती है। अगर वो इच्छा शक्ति हो और उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर और रूल बना दिए जाएं, तो मैं नहीं समझता इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई दिक्कत आएगी। बहुत बड़ा कोई इतना बैरियर नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन गंगाराम अलोरिया साहब जो चर्चा में निकल के आया, जिस पर श्याम सर ने भी अपना प्रकाश डाला, कि असल में देखिए कि जितना इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्टेटमेंट का इनिशिएटिव है, उतना ही इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट का भी रोल था। सर, हाईकोर्ट की तरफ से भी किसी तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया गया, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। क्या सर वाकई इस पर भी किसी तरह की और जानकारी या फिर और संज्ञान लिया जाना चाहिए था, बात यहां तक पहुंचती उससे पहले? मैं थोड़ा सा एक फाइनेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी कर दूं कि पहले क्या था कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ करती थी, 100%, देन पार्शियली सेंट्रली फंडेड स्टेट प्लान्स हुआ करते थे। ये सारी चीजें अभी मर्ज कर दी गई है। अभी जो फाइनेंस कमीशन, लास्ट फाइनेंस कमीशन ने ये कहा कि भाई हमने आपके शेयर्स बढ़ा दिया है, स्टेट का जो शेयर होता है वो हमने बढ़ा दिया, तो ये सारी स्कीमों में काफी कर्टेलमेंट आया। तो फाइनेंस का एक
व्यू स्टेट्स का ये रहता है कि सब सेंटर कोई भी कानून पास करता है, अल्टीमेटली द लोड इज ट्रांसफर टू द स्टेट्स। तो ये मुद्दा ये खड़ा करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ये जनरली मैंने देखा हुआ है। नाउ जो दूसरी बात आप जो कर रहे हैं कि मेरा एक सजेशन था कि ये सारी 5000 अदालतें करना इमीडिएटली मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि एक एक जिले में अगर एक एक कोर्ट पायलट पे शुरू करें और उनकी शुरू करने में क्या क्या हमें दिक्कतें आ रही है और कैसे उसको रेशनलाइज किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका वो बेहतर हो जाएगा। कि इन्हीं के अनुमान से या इन्हीं जो तकलीफों की वजह से हम आगे कैसे अपना रास्ता साफ करें। तीसरी बात यह है कि हाई कोर्ट्स के जो परामर्श की बात है, मुझे लगता है कि इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर लॉ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से अगर वो पर्सनली मिलके और राज्य सरकार चाहे तो मुझे लगता है कि इसमें रास्ता निकल सकता है। और हाई कोर्ट्स इसमें मेरे ख्याल से उनका रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मेरा ये मंतव्य है। लेकिन अलोरिया साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? राज्य सरकारें ऐसा क्यों नहीं चाहती हैं, या फिर वो उतनी उदासीन नजर क्यों आती हैं? वो उतना उत्साहित इन ग्राम न्यायालय को लेकर क्यों नहीं है? सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि गुजरात में बार बार कह रहा हूं उस लिस्ट में है जिसको कोर्ट ने फटकारा है। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई गुजरात की या और दूसरे राज्यों की हम तुलना करेंगे तो खैर वो लंबा विषय है, लेकिन आज की तारीख में हमारे जो पंचायत थी उनको हमने सारा कनेक्ट कर दिया है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी गुजरात में आप सभी को मालूम है। तो ये सारी व्यवस्थाओं का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे नहीं लगता कि वकील भी इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन लेंगे और पुलिस भी कोई इस बारे में कोई उनको दिक्कत आएगी, मेरा ऐसा मानना है। अब सवाल ये है कि हमारी जो फॉर्मल व्यवस्था है जुडिशियल सिस्टम की, और ये एक सब सेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम खड़ा होगा तो कहीं न कहीं बात इसमें अटकी हुई है कि हमारा जो रेगुलर जुडिशियल सिस्टम है और ये उसका एक अपेंडिक्स टाइप का होगा, तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, कितना जल्दी इंटीग्रेट किया जाए, वही मुझे लग रहा है कहीं न कहीं अड़चन आ रही। ठीक है, लेकिन इस बीच डॉक्टर चंद्रा, असल में जो बातें आपने कही, क्या उसमें ये पॉइंट भी ऐड कर लिया जाए कि केंद्र की तरफ से जितनी वित्तीय सहायता तय है उसमें भी इजाफा करने की जरूरत है, अगर इन सारी दिक्कतों पे जिन पे आपने रोशनी डाली उनको फुलफिल करना है? देखिए, जो मैंने कठिनाइयां बताई वो मैनमेड कठिनाइयां हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा कि सेंटर ने 3 साल के लिए दिया था, उसको बढ़ाया जा सकता है। सेंटर इज वेरी लिबरल अबाउट जस्टिस। आप देखें 3 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ केस पेंडिंग है। और जहां तक लोअर जुडिशरी का सवाल है, वो तो स्टेट का सब्जेक्ट है। इस एक्ट में 2008 के एक्ट में सेक्शन 3(1) के अंदर ही दिया गया है, विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। वो इसको एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें एक कोर्ट को उठाना है कि भाई एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन वहाँ भेजना है ताकि उसका डिस्टेंस कम हो जाए। लेकिन हकीकत अगर आप बहुत ही देखें तो बड़ा क्रूरल ट्रुथ ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1 मिलियन पेंडेंसी है आज की तारीख में। लार्जेस्ट हाई कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, 160 जजेस हैं। लेकिन एक सहारनपुर से जो लिटिगेंट चलता है इलाहाबाद 700 किलोमीटर जाकर के, वो डेट लेकर ही आता है, कौन नंबर ही नहीं आएगा। सही बात है। तो आप जुडिशरी ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ग्राम न्यायालय की बात कर रहे हैं, वहां पर भी देखिए ना हाई कोर्ट पे कितना बर्डन है। तो स्टेट की तो उदासीनता है ही है। वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि भाई हमारे फंड्स नहीं है। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन मांगे, उसके लिए तो ट्रबल उठानी पड़ेगी ना फंड लेने के लिए। तो ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, लेकिन श्याम सर, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 असल में कहता क्या है? इसकी धारा 5 और 6 में क्या वर्णन किया गया? क्योंकि आप तो लंबे समय तक इसे कवर करते रहे सर, थोड़े व्यूवर्स को बताइए इसके अंदर कहा क्या गया एग्जैक्ट। देखिए, ग्राम न्यायालय का जो, जैसे कि मल्होत्रा साहब ने ये बताया था कि उसका जो पर्पज़ यही कि उसके डोर मतलब घर तक उसके गरीब आदमी के जो साधन संपन्न व्यक्ति नहीं है, गांव का है, छोटा मुकदमा है। सर, जो मैं समझना चाह रहा हूँ बेसिकली कि उसमें स्टेट का रूल क्या है, उसके लिए लॉयर करने का क्या प्रावधान है, और उसमें जो दूसरे प्रोविजंस हैं असल में वो क्या कहते हैं। देखिए, जहाँ तक लॉयर का सवाल है तो लॉयर, जैसे कि मल्होत्रा साहब ने ही बोला कि अगर आप उसमें लीगल सर्विस अथॉरिटी के लॉयर्स को वहाँ लगाते हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी के लॉयर्स को पेमेंट जो है सरकार करती है। हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी है, राज्यों की है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। यहाँ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की भी एक लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो उसका जो पेमेंट है वो सरकार करती है। अगर वो वहाँ पे वकीलों को भेजे कि भाई आप ठीक है आप जाइए, लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट में फिर बताया कि आपको पहले कोर्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, कोर्ट वहाँ पे भेजना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब तक मजिस्ट्रेट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका।
दूसरी बात ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर आप लॉयर्स को ये कह दें, जैसे सीनियर लॉयर बनाते हैं कोर्ट में, आपने देखा होगा कि एक सीनियर का गाउन दिया जाता है, तो उसी तरह से अगर आप उसमें लीगल सर्विस वो इसका अगर ग्राम न्यायालय की प्रैक्टिस का भी जोड़े उसमें, कि एक आदमी जिसने ग्राम न्यायालय में सेवाएं दी हैं या ग्राम न्यायालय के केसों को उसने लिया है, जैसे आप देखेंगे एक प्रो बोनो एक सिस्टम होता है कोर्ट में कि फ्री के केस करने का, उसी तरह से आप उसमें एक वो लगा दें कि भाई ये ग्राम न्यायालय में भी जाएं। लेकिन सवाल फिर वो ये आ गया कि ग्राम न्यायालय पहले बनाइए आप, ये सवाल तो बात का है, तो ग्राम न्यायालय जब तक बनेंगे नहीं उससे पहले कुछ नहीं होगा। ठीक ये है, है तो मेरा कई मुश्किलें हैं जिन मुश्किलों को साधा जा सकता है। अब अगली हियरिंग में क्या कुछ निकलेगा इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल मेरे पास समय इतना है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज के लिए बस इतना ही। आप जानते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जहां आपके सुझाव का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।